Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present a new chapter in 12th Physics. हमने चैप्टर एक कंप्लीट किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. अब हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं. देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस बात से होती है कि जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में, उस कंडक्टर के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, यानी कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज मोशन में है और उसके मोशन की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. यानी कि दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे किसी कंडक्टर में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. और उस कंडक्टर के एतराफ में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. मैग्नेटिक नीडल अगर हम रख दिए तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है. ये ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने किया था और हम जानते थे ये. लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये सोचने की कोशिश की, ये बात को हासिल करने की कोशिश की कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे तो क्या हम उसका उल्टा कर सकते हैं, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए जो है तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किए, लेकिन इसमें दो लोगों का नाम बहुत आगे है. उसमें एक है माइकल फैराडे और दूसरे है हेनरी. इन दो लोगों ने इन एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ किया कि जी हाँ, हम जो है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसको उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग रखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर करंट फ्लो होता है, EMF इंड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है. इसी फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन इसके लिए हमको जो माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको हमको पढ़ना पड़ेगा और किस तरह से वो कंक्लूजन लेकर आए, और फिर हम ये समझ सकते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले उसको बोलते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें बेसिकली 3 लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. 2 फैराडेज लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और एक तीसरा लॉ है जो है कि लेंज लॉ. लेकिन माइकल फैराडे अपने इस कंक्लूजन पर कैसे कामयाब हुए कि आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके फेमस एक्सपेरिमेंट को अब हम यहां पर कंसीडर करेंगे. अब देखिए, समझ लीजिए कि मैंने एक कॉइल लिया है. एक कॉइल इस तरह से एक कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लपेटा जिसको आप बोल सकते हैं. और यहां पर मैंने करंट को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा दिया और इसका सिंबल ऐसा गोल में एरो है और यहां पर मैंने लिख दिया G. तो यहां पर मैंने एक कॉइल लिया है और यहां पर दूसरे इसके 2 एंड्स पर मैंने गैल्वेनोमीटर G लगा दिया, जो कि मुझे बताएगा कि करंट फ्लो हुआ या नहीं फ्लो हुआ. और मैं लेता हूं एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेता हूं. मान लीजिए एक बार मैग्नेट लेता हूं. तो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है. तो इसको हम कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. यानी हमने यहां पर कॉइल और एक मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट लिया है. ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है. अगर ये बार मैग्नेट
रखा हुआ है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, तो आप देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखाई देता है। नो डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट, यानी कि करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल, मोशन में लाते हैं। तो जैसे ही हम एक बार मैग्नेट को मोशन में लाते हैं तो यहां पर हमको गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड। वो ये इंडिकेट कर रहा कि यहां पर मोमेंटरीली करंट प्रोड्यूस हुआ था। और मान लीजिए कि ये जाता है, इसका डायरेक्शन हो सकता है कि लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट की तरफ। सपोज ये जो कॉइल में डिफ्लेक्शन आया वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ वो डिफ्लेक्शन आया है। ओके, तो यहां पर ये लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया है। अब मैं इसका अपोजिट करता हूं, मैग्नेट को अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं। पहले मैंने नॉर्थ पोल की तरफ लिया था, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ लिया था। अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर भी आपको मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर पहले लेफ्ट था तो अब जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वो राइट में मिलेगा। और जैसे ही ये इसका मोशन बंद हो जाता है तो आप देखेंगे कि वापस से ये जीरो रीडिंग पर आ जाएगा। डिफ्लेक्शन जो आया था वो डिफ्लेक्शन मोमेंटरी था, परमानेंट नहीं था, यानी कि कुछ वक्त के लिए करंट प्रोड्यूस हुआ था। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट हमने कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट देखा। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसा किया कि बजाय ये मैग्नेट के अब उन्होंने जो है तो दो कॉइल्स ले लिए, वैसे ही जैसे ये कॉइल है, ये सेटअप को ऐसे ही रहने दिया। यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने। गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर G। और इसके सामने हमने दूसरा एक कॉइल रखा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आड़ा ले लेता हूं ताकि मैं इसको आराम से समझा सकूं। तो कॉइल्स को मैं थोड़ा आड़ा कर देता हूं। देखिए, तो ये कॉइल है अपना पहला वाला, इसमें मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर G, और ये हमारा कॉइल है। और इसके सामने मैंने और एक कॉइल रखा है, लेकिन अब यहां पर मैंने एक बैटरी लिया, या सेल भी चलेगा, उसको लगाया एक टैप की इस तरह से। यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी है, और इसको कहते हैं टैप की। ये जो है ये टैप की है, मतलब जब चाहा सर्किट को चालू कर दिया, जब चाहा सर्किट को ब्रेक कर दिया। अब देखिए, ये सेटअप है, यहां पर इस कॉइल में बैटरी है और ये टैप की है, और इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर है। अब हम ये करते हैं कि इस कॉइल की टैप की को क्लोज करते हैं। ये टैप की क्लोज हुई तो आप देखेंगे कि मोमेंटरीली वापस से आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मोमेंटरीली आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और जैसे ये प्रेस चालू रखा आपने, फिर से वो गैल्वेनोमीटर में का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ था वो मोमेंटरी था। मतलब ये हुआ कि जीरो से मैक्सिमम हुआ इसमें का करंट, ये वाले कॉइल में का करंट। समझ लीजिए इसको कॉइल 1 और इसको कॉइल 2 बोल देते हैं। अब ये क्या करें कि अब ये टैप की को हमने छोड़ दिया,
पहले दबा के रखे थे, अब ये रिलीज कर दिए, टैप की को रिलीज कर दिए। टैप की को रिलीज करने से वापस से हमको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अब ये दो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने पेश हुए। एक बात याद दिला दूं कि जहां पर आपने सेल लगाया, बैटरी लगाई, तो वो उस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, पी प्राइमरी कॉइल, और जिसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब ये दो एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि जब जब किसी मैग्नेट के वजह से या एक कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि करंट चेंजिंग है, तो चेंजिंग करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा तो उसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके नेबरिंग, उसके बाजू वाले कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा या इंड्यूस करंट जनरेट कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा। ये दो एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो रहा। जब तक ये दो चीजें मोशन में हैं, ये इसमें यहां मोशन में मैग्नेट जब है, इसका हम एक और कर सकते हैं कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और ये कॉइल को मोशन में लाओ, तो आप देखेंगे जैसा ही ये कॉइल मोशन में लाया गया मैग्नेट की तरफ, फिर से डिफ्लेक्शन मिला, और अगर इस कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाया गया फिर से हमको डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन जैसे ही वो स्टेशनरी हो गया फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हुआ। यानी कि इस मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। ये एक कंक्लूजन, मोशन प्रोड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मोशन की वजह से। अब अगर मोशन हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब यह है मोशन की वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रही थी, ये मैग्नेट की वजह से वो चेंज हुई। चेंज होने से, इसके मोशन की वजह से इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिली वो चेंज हुई। चेंज की वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। उसी तरीके से यहां पर जब ये टैप की को प्रेस किया गया तो करंट इस कॉइल में का 0 से मैक्सिमम हुआ, तो मतलब करंट चेंजिंग हुआ। वो चेंजिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके नेबरिंग कॉइल को मिल रही है और इस वजह से ये नेबरिंग कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हुआ। हालांकि इन दो कॉइल्स में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी वायर जोड़ा नहीं गया है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि मोशन से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और ये मोशन से क्या हुआ, यहां पर हमको मिली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं उसको, फ्लक्स या फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इस कॉइल में, इस सेकेंड वाले कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल में और यहां पर इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किया या उसके अंदर ईएमएफ जनरेट किया, ईएमएफ प्रोड्यूस किया। जब तक मोशन में है तब तक, मोशन है तब तक चेंजिंग फील्ड रह रही है। मोशन बंद तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर करंट और ईएमएफ दोनों भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि ये मोमेंटरी है। तो अब इस सब का कंक्लूजन ये निकला कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूंकि हम यहां पर करंट प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं, तो करंट किसके वजह से है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा या पोटेंशियल डेवलप हो रहा, इसके वजह से इसके इस गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा। करंट प्रोड्यूस कर रहे मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, क्योंकि करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, चार्ज के मोशन की वजह से, और चार्ज अगर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमने जो है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, जनरेट की। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या डेफिनेशन रहेगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है? तो उसका डेफिनेशन ये रहेगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स associated with any coil, then an EMF is induced in that coil, and an induced current flows in the circuit. This phenomena is called as electromagnetic induction. Now, Michael Faraday studied a lot regarding this. इस बारे में उन्होंने बहुत स्टडी की और ये पता किया कि ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा उसको हम इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। यहां पर ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने जो EMF प्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके वजह से करंट फ्लो हुआ, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये जो फिनोमिना हुई, जिससे हमने यहां पर देखा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमने प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इन सब को गहराई से स्टडी किया। ये जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड करंट I, उन्होंने स्टडी की कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता, कब ये E की वैल्यू, I की वैल्यू ज्यादा होती है और कब ये कम होती है, इसकी स्टडी की और उससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। उन कंक्लूजन को हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज के दो लॉज हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम डायरेक्ट उनके लॉज की तरफ जाते हैं, वो अपने लॉ में क्या कहते हैं वो देखना है हमको। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले लॉज ऑफ EMI बोलेंगे इसको, लॉज ऑफ EMI। लोन जब लेते हैं उस वक्त जो EMI भरते हैं वो अलग चीज है। अब यहां पर जो EMI है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें फैराडे के दो लॉज है और लेंस का एक लॉ है, टोटल 3 लॉज है। तो फैराडेज लॉ लेंगे पहले। फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इनके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है, जो कि डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a coil, then a current and an EMF is induced in that coil. इसको कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को हम कैसे लिखेंगे? whenever there is a changing magnetic flux, associated with a coil, then an EMF is induced in it। अब देखेंगे ये खुद एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन ही ये है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। किसी भी कॉइल के एतराफ में अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रही है उसको, तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है, जिसके वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। ये हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स,
जब कभी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल, किसी कॉइल के इतराफ में रहती है, देन द एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, उस कॉइल में। इट मतलब यहां पर वो कॉइल जिसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां पर यह बोला गया, ये तो क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटी बता रहा, प्रॉपर्टी बता रहा। अब हमको क्वांटिटी देखना है कि भाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसके वजह से इंड्यूस करंट फ्लो हुआ, वो किस पर डिपेंड करता है। तो माइकल फैराडे ने कंक्लूजन निकाला, जिसको हम सेकेंड लॉ कहते हैं, उसका स्टेटमेंट ऐसा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, to rate of change of magnetic flux। ये सेकेंड लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, यहां मैंने नहीं लिखा है लेकिन उसका मतलब ही वही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that coil। यहां पर आप जोड़ सकते हैं associated with that coil। अब इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम, मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं कि समझ लीजिए dt इतने टाइम में d फाई इतना फ्लक्स चेंज हुआ, dt इतने टाइम में डी फाई इतना फ्लक्स चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई बाई डी टी। डी टी इतने टाइम में डी फाई इतना फ्लक्स चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसा निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कीजिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट चेंज, तो वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, तो तब ये लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि दिस ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, डी फाई बाय डी टी। तो E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, इसको इक्वालिटी में अगर लेते हैं तो E इज इक्वल टू के इंटू डी फाई बाई डी टी आएगा, K इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी आएगा। और मोस्ट यूनिट्स में K की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है, तो देन E बिकम्स E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर को, नए चैप्टर की शुरुआत की, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12th का है और इसको शॉर्ट में EMI बोलते हैं। फिर हमने सीखा कि शुरुआत ऐसी हुई कि क्या हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ कर सकते हैं। उसके लिए सबूत दिया माइकल फैराडे ने। फिर हमने कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर कॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी की। 2 लॉज देखे हमने फैराडे ने जो दिए थे, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इसके 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ ये हमने देखा कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a coil, then an EMF is induced in that coil। और सेकेंड लॉ ये देखा कि the magnitude of this induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that coil। अगर d phi चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए dt इतना टाइम लगा, तो रेट ऑफ चेंज हुआ d phi by dt। इंड्यूस्ड EMF E अगर है तो E विल बी प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। इक्वालिटी के लिए K लगेगा, लेकिन ये K की वैल्यू कांस्टेंट है, 1 है, तो इज इक्वल टू d phi by dt।
अगले लेक्चर में हम लेंस लॉ के ऊपर रोशनी डालेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमजद अकेडमी and do watch other subjects like chemistry and mathematics videos also. Thank you.